हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज का सेशन है। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो यूके ने जो एक ऋषि सुनक, यूके के पीएम है जो ऋषि सुनक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। एक नया बिल लाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में कोई भी इमिग्रेंट जो है असाइलम लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इल्लीगल तौर से जो आए हैं, ठीक है, उनको डिटेन किया जाएगा। दैट मीन्स उनको या तो उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या फिर उनको यूके ने रवांडा, एक देश है, ठीक है, रवांडा के साथ में उन्होंने एक डील करी है जिसमें रवांडा एक थर्ड पार्टी बना है। ठीक है, थर्ड कंट्री, थर्ड पार्टी बनकर सामने आया है। अगर जहाँ पे भी अगर यूके में कोई इलीगल इमिग्रेंट है, इसको अगर इसकी ओरिजिनल बेस कंट्री भेजने में दिक्कत आ रही है तो इसको रवांडा भेज दिया जाएगा और वहाँ पे रवांडा की गवर्नमेंट उनकी देखरेख करेगी जब तक कि वो वापस नहीं चले जाते। ठीक है, या आगे जो भी उनका लॉ पास होगा, जिस तरीके से भी उनकी गवर्नमेंट करना चाहेगी। ठीक है, तो ये जो है, जो ये यूके के पीएम जो ये लाना चाह रहे हैं बिल, इसका बड़ी कठोर शब्दों में निंदा की गई है यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उसके द्वारा। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं, है ना, हर एक कंट्री के देश, कंट्रीज़ के बीच में, कई सारी कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, उनमें क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स, यानी कि इंसान के जो बेसिक राइट्स हैं उनका खनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब इंडिया में है तो इंडिया में अगर कोई आ रहा है बाहर से तो दो मकसद से आ रहा होगा इलीगल तरीके से। या तो वो टेररिस्ट हो सकता है, टेरर फैलाने के इरादे से आ रहा हो, ठीक है, या फिर वो रेफ्यूजी हो। ठीक है, यानी कि उनके अपने देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या उनके ऊपर अटैक हो रहा हो या कुछ गरीबी चल रही हो, बुक में कोई XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो और वो शरणार्थी बन के हमारे देश में मदद के तौर पर आए हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि विजय माल्या भी तो यहाँ से भाग गए थे, बट वो रेफ्यूजी नहीं थे, वो एक डिफ़ॉल्टर थे। ठीक है, जो यूके चले गए थे। तो दो कंडीशंस होती हैं, या फिर आप कोई लॉज से बचते हुए आए हो कि हमारे देश में तो हमारे ऊपर केस चल रहा है, यानी कि 3 कंडीशंस हो गई। तो टेररिस्ट या फिर अगर हम अपने देश में कुछ गलत कर फिर दूसरे देश में आए हैं, इन दोनों केसेस को छोड़ के अगर शरणार्थी हैं तो क्या वो हमारे देश में मदद लेने आए हैं, तो क्या ये सही बनता है कि हम उन्हें वापस उन्हीं के देश में जहाँ से वो बचकर आए थे मदद मांगने के लिए, एक तरह से पीड़ित होकर, तो क्या उनको वापस वहीं भेज देना, तो क्या उनके ऊपर दोबारा से वही अटैक्स नहीं होंगे, वही इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनमें उन्होंने इन चीज़ों के लिए हेल्प करने के लिए प्रॉमिसेस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब यूएन ने इन सारी बातों की कड़े शब्दों में निंदा करी है, क्योंकि ये जो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के थ्रू कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, बहुत सारे लॉज को ये बाईपास करता है, तो और ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। तो इसी के बेसिस पर आज का पैसेज है। पैसेज का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑडियो एक्सप्लेनेशन शीतल सोनी द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक ऑडियो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, सुना है, तो आप पहले ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुने, ओके, उसके बाद अपना ये टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने क्वेश्चंस का एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, कि क्या कंसेप्ट में बिल्डअप होने में या समझने में मिस्टेक हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। देखो,
हम लोग देखते हैं कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एसएससी आपके फ्रेंड्स सीनियर्स ने कईयों ने दिया होगा, बैंकिंग के कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो क्या वो सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे? नहीं ना। मुझे पता है, मेरे खुद के भाई ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, माई यंगर ब्रदर, उसने बहुत बार एग्ज़ाम दिए, 0.5, 1 मार्क, 2 मार्क, ऐसे वो बहुत बार रहा है, ठीक है। बट जो एक चीज़ है जिसने उन सभी लोगों को एक विनर बनाया, वो क्या है? द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। यानी कि जब पिछली बार भी 1 मार्क से रह गए तो भी कोई बात नहीं, मैं एक और बार ट्राई करूँगा, आई कैन डू दिस। अभी अगर 27 तक मेरी एज नहीं हुई है तो क्या हर्ज है, मैं 27 तक ट्राई करता रहूँगा, क्यों नहीं करूँगा। और अब 1 मार्क तो बहुत कम रह गया, मतलब नेक्स्ट टाइम मेरा पक्का श्योर शॉट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे और ट्राई करे जा रहे हैं, पेरेंट्स के उम्मीदों पे पानी फेरे जा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप एक और बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप टाइम और इमोशंस वेस्ट ना करें, ठीक है। तो दैट मीन्स आप पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, अपने पिछले मिस्टेक से सीखते रहिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ यूके गवर्नमेंट इन पासिंग द न्यू इलीगल माइग्रेशन लॉ? ठीक है, तो यूके गवर्नमेंट का सबसे मुख्य कारण क्या है ये इलीगल माइग्रेशन लॉ पास करने का? तो सबसे मुख्य कारण ये है कि उनकी सरकार, जो लोग वहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, वहाँ से मदद ले रहे हैं, वो क्या है, सरकार के ऊपर एक तरह से बोझ है, क्योंकि उनको खाने पीने की चीज़ें भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जा रही हैं, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हम लोग दे रहे हैं, है ना, उनके रहने खाने का इंतज़ाम हम कर रहे हैं। और ये सब क्या है? टैक्स पेयर्स का पैसा है, ठीक है। सरकार के पास कोई अपनी आमदनी के सोर्सेस थोड़ी हो रहे हैं, उनका टैक्स पेयर्स का पैसा आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर उनके जो लिविंग कॉस्ट है उसका बोझ है, और यही उनका मुख्य कारण है। हिंदुस्तान में रोहिंग्या आए हैं, तो हमारा मुख्य कंसर्न क्या है कि तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे अगर शरणार्थी आते रहेंगे तो हमें उनको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज हम उनको एक जगह पे झुग्गी झोपड़ी बना के तो नहीं रहने दे सकते, फिर उनके लिए थोड़ा टाइम बाद घर बनाने पड़ेंगे, फिर उनको जॉब्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो ये सब कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को किसकी कॉस्ट पे बेयर करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें? जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके ऊपर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग असाइलम टू माइग्रेंट्स। वही बात है कि माइग्रेंट्स को असाइलम की जो कॉस्ट है वो उनको झेलनी पड़ रही है, यही मुख्य कारण है जिस वजह से गवर्नमेंट ये लॉ पास करना चाह रही है। बिल्कुल सही बात है। द लैक ऑफ प्रॉपर पेपर वर्क ऑफ दोज फ्लीइंग देयर कंट्रीज, बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर कागज़ नहीं है। यानी कि आप दूसरे देश जाते हैं तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और XYZ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होने चाहिए, है ना। तो आपके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, इसलिए तो क्या हुआ, प्रॉपर पेपर नहीं है तो पेपर्स तो दोबारा भी बन सकते हैं, बट क्या जो उनका रहने खाने का एक्सपेंस है वो हम बेयर कर पाएंगे? द डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इकोनॉमिक रेफ्यूजीज एंड पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स, बोल रहे हैं क्योंकि ये भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन लोग हैं जो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़ हैं। इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं? जैसे अगर सपोज करो बांग्लादेश एक कंट्री है, काफ़ी पुअर है ना, बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पुअर भी नहीं बोलेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ से अगर कोई अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया में आता है, ठीक है, अच्छा पैसा कमाने के लिए इंडिया में आता है, जैसे हमारे यहाँ के सारे लोग कहाँ जाते हैं? कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो क्यों जा रहे हैं? अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छा इनकम कमाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो लोग यहाँ जा रहे हैं वो क्या हो गए? इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़। क्यों? क्योंकि उनका मेन कारण क्या है जाने का? पैसा। और पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़, पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स कौन से होते हैं? जो जैसे कि कुछ भी जैसे कोरिया है, कोरिया से अगर लोग भाग कर आ रहे हैं, या फिर चाइना से लोग भाग कर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है
वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, डोमिनेट कर रही है, वो हो गए पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है और ये इनका मुख्य कारण है, मुख्य कंसर्न है। तो ये भी नहीं है, भेद कर पाना मुश्किल है तो उससे कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं कर पा रहे हम भेद, कौन पैसा कमाने आए हैं, कौन पॉलिटिकल असाइलम सीकर है, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। मुख्य कारण यही है कि हम उनकी कॉस्ट नहीं बेयर कर पा रहे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज the new illegal migration law proposed to do with asylum seekers who try to enter the UK illegally। बोल रहे हैं जो नया लॉ पास हुआ है जिसका नाम है इलीगल माइग्रेशन लॉ, ये इसमें क्या कहा गया है कि जो लोग इलीगली यूके में आएंगे हम उनके साथ क्या करेंगे। दो चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहली चीज़ कही गई है कि हम या तो उनको उनकी कंट्री, देयर ओन कंट्री वापस भेज देंगे, या फिर हम सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री के साथ में डील करेंगे, जो करंटली इन्होंने किसके साथ किया है, रवांडा के साथ में किया है, ठीक है, और वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा टिल द टाइम वो अपनी कंट्री में नहीं जा पा रहे तब तक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें की गई हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रांट देम सिटीजनशिप एंड री एंट्री टू यू। हाँ, और थर्ड चीज़ ये है, ऐसे लोगों के दोबारा यूके में री एंट्री का भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, यानी कि अगर वो दोबारा पूरे प्रॉपर पेपर्स के साथ में एंटर करना चाहें यूके में तो भी वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है ग्रांट देम सिटीजनशिप एंड री एंट्री टू यूके, बोल रहे हैं उनको हम यूके में सिटीजनशिप दे देंगे और री एंट्री दे देंगे। तो ये तो मना कर रहे हैं, वो तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि हम सीधा भेज देंगे आपको वापस। रिटर्न देम टू देयर ओन कंट्री और अ थर्ड कंट्री, उनको या तो उनके देश या फिर किसी तीसरे देश में भेज दिया जाएगा, बिल्कुल सही। प्रोवाइड देम विद प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इन यूके, बोल रहे उनको हम यूके में ही प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ देंगे, यानी कि जो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर पेपर वर्क पूरा नहीं है तो हम उनका पेपर वर्क कराएंगे, अगर वो इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़ हैं तो हम उनको जॉब देंगे, अगर वो पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ हैं तो हम उनको शरण देंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा तो वो मना कर रहे हैं, वो तो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि वापस जाओ, ठीक है। अलाउ देम टू स्टे इन यूके टेम्परेली, उनको टेम्परेरीली जब तक के लिए उनके देश के हालात स्थिर नहीं होते, या फिर जैसे अगर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़ हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर सही नहीं होती तब तक वो हमारे देश में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी उन्होंने मना कर दिया। सो ऑप्शन बी, रिटर्न टू देयर ओन कंट्री और थर्ड कंट्री इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो ऐसा एक और अभी इन्होंने जो ये स्लोगन दिया है इसके पीछे, वो है स्टॉप द बोट करके, ठीक है। और ये स्टॉप द बोट जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टॉप द बोट स्लोगन जो है आज से करीब करीब एक दशक पहले, यानी कि 10 to 15 ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया के जो उस टाइम के पीएम थे उन्होंने दिया था, ठीक है। क्यों दिया था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और वो लोग भी इस चीज़ से बचना चाह रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे देश के लोगों की जो जॉब्स हैं, जो उनका टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो सब इन इलीगल माइग्रेंट वर्कर्स के पास जा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसा ही एक स्लोगन हाल फिलहाल में रिसेंटली आपने सुना होगा, अभी पिछले 5-10 सालों में कहाँ दिया गया था? यूएसए में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा दिया गया था। उनका स्लोगन क्या था? बिल्ड दैट वॉल, ठीक है, बिल्ड दैट वॉल। उनने मैक्सिको और यूएसए के बीच में वॉल बनाने की, बहुत बड़ी वॉल बनाने की बात कही थी, है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं सब कंट्रीज़, इस तरीके के क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब इंडिया में भी रोहिंग्या शरणार्थी आए हैं, पाकिस्तान से भी कई शरणार्थी आए हैं, तो अफ़गानिस्तान से भी सुनने आ रहा है कि शरणार्थी आना चाह रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो अपनी सेफ्टी ले लेते हैं, लेकिन हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको खाना पानी ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी? या तो अर्निंग करके, है ना। वो अर्निंग वो किस बेस पे करेंगे? हम टैक्स पेयर्स जो पैसा देते हैं उसी का आएगा पैसा उनके पास भी, ठीक है। ऊपर से उनको प्रॉपर्टी अलग से चाहिए, बिकॉज रहना भी है तो लैंड चाहिए। अभी
हम लोगों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरे लोग भी अगर यहाँ पर आएंगे उनकी भी पॉपुलेशन आगे से आगे बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से अपने हमारी कंट्री की जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है, कोई भी उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, हमारे जो यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको उनके तक भी पहुँचे वो फैसिलिटीज़, बल्कि किसी और के पास जाने से पहले हम लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें करी जा रही हैं हर एक कंट्री में, ठीक है। What is the larger political context of the UK's new illegal migration law? बोल रहे इसका मुख्य पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, ठीक है। अब पॉलिटिकल एजेंडा क्या है कि देखो इनका पॉलिटिकल यही एजेंडा है कि इमिग्रेशन जो है उसको रोकना है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन है। और जेनोफोबिक बिलीव्स क्या होता है, देखो पहला ऑप्शन देखो, एंटी इमिग्रेंट एंड जेनोफोबिक बिलीव्स गेनिंग सेलियंस इन अदर डेमोक्रेसीज। बोल रहे हैं क्योंकि एंटी इमिग्रेंट मतलब इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनके विरोधी, और जेनोफोबिक एक इस तरीके की विचारधारा है या इस तरीके का डर है जिसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप अनजान समझते हैं या फॉरेनर समझते हैं, आप उनसे डरते हैं, ठीक है, आप उनसे डरते हैं या फिर आप उनको पसंद नहीं करते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर छोड़िए, जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, अब वो जब आते हैं, हमने चक दे इंडिया मूवी में देखा था, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप हमारे मेहमान हैं, तो हमारे देश में आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान हैं। तो उनका एक डायलॉग था कि हम भी इसी देश के वासी हैं, ठीक है। तो वो जो जेनोफोबिक बिलीव है कि डर लगता है हमें उनसे या फिर हम उनको अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रमुखता पकड़ रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ भी उनके अगेंस्ट में काम कर रही हैं इमिग्रेंट्स के। तो वो देखा देखी में चले हुए हैं कि भेड़ चाल चले हुए हैं कि आप कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ये चीज़, हम भी ये चीज़ अपनाते हैं, हो सकता है हमारा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। ये इनका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। सेकेंड ऑप्शन है द फेलियर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टू कोट इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन टू इंडिया। बोल रहे जो वेस्टर्न कंट्रीज जो फेल हुई हैं इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशन इंडिया को बताने के लिए। देखो इंडिया के जब हमने रोहिंग्यास के ऊपर हमने उनके लिए मना किया था कि हम शरण नहीं देंगे, तो हमें बड़ा लेक्चरबाजी हुई इंडिया के ऊपर कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इंसानों की मदद करनी चाहिए, आपको ह्यूमन राइट्स का बारे में सोचना चाहिए, फलाना, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो हमें प्रीच करने में फेल हो गए इसलिए अब वो खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, जबकि अभी ये है कि हमें आपने उस टाइम प्रीच किया था तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना, अब आप खुद कीजिए। द डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या हुआ था कि जो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कोई है उसके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है इनका, पर वो भी कोई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट नहीं है, ठीक है। द लैक ऑफ रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस इमिग्रेंट्स हैव मेड टू वेस्टर्न सोसाइटीज़। बोल रहे हैं क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ को, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब आप देख रहे होंगे जो अफ्रीकन लोग हैं उनका एक सिग्नेचर है हेयर स्टाइल की ब्रेड्स करना, ठीक है, छोटे ब्रेड्स करना। लेकिन आज की डेट में इंग्लिश जो वाइट पीपल हैं वो भी इसको अपना रहे हैं। तो क्या है, अगर आपके देश में दूसरे लोग आते हैं तो अपना कल्चरल वैल्यूज़ आपको देकर जाते हैं, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आप क्या अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ वो लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इसलिए उनको हटाना चाह रहे हैं, और यही इसका पॉलिटिकल बेसिस है। तो ये भी पॉलिटिकल बेसिस नहीं है। ऑप्शन ए एंटी इमिग्रेंट और जेनोफोबिक बिलीफ जो बाकी कंट्रीज़ में प्रिवेल हो रहे हैं वही इसका कारण है, ठीक है, वही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। What is the tone of passage towards the UK's new illegal migration law? क्या टोन है पैसेज की? बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है राइटर ने उनको, है ना। सीधे अब जैसे कि उनने बोला कि आप जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके अगेंस्ट में है ये चीज़ें, ठीक है, इंडिया को तो आपने ये सिखाया था, अब खुद क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में बहुत सारे क्रिटिकल एकदम बहुत तीक्ष्ण शब्दों में उनकी निंदा करी है, ठीक है। तो बड़ा क्रिटिकल इज़ द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम क्या है पैसेज की? पैसेज की मेन थीम यही है कि यूके ने जो इंटरनेशनल लॉज हैं और ह्यूमन राइट्स हैं उनका खनन किया है, उनका उल्लंघन किया है। ठीक है, यही कह रहे हैं राइटर, उनको बात बात पे ये याद दिला रहे हैं कि ये इस कन्वेंशन में ऐसी चीज़ थी, इसमें इस एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, आप इसको नहीं मान रहे। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन ऑन यूके इकोनॉमी। बोल रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेशन का यूके की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो इसका मेन थीम है, पर वो मेन थीम नहीं है। द इफेक्टिवनेस ऑफ यूकेज न्यू इलीगल माइग्रेशन लॉ, बोल रहे हैं कि कितना कारगर साबित हो सकता है, ये इसका मेन थीम है, ये भी इसका मेन थीम नहीं है। द नीड फॉर स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, बोल रहे हैं कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बड़े ही कड़े कानून लागू होने की ज़रूरत है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी इसका मुख्य कंसर्न नहीं है पैसेज का। द यूकेज डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, इन्होंने पता है यहाँ तक इनकी निंदा कर दी कि ऋषि सुनक के पेरेंट्स और जो उनकी सुएला ब्रेवरमैन जो है, इनके पेरेंट्स भी कुछ अच्छे टाइम में अफ्रीका और इंडिया से गए थे, तो उनको ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ तक की टिप्पणी राइटर ने की है। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया है। तो यूके का जो डिसरिगार्ड है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स का, यही इसका मेन थीम है पैसेज की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है पैराजंबल का। इन द लास्ट डेकेड ओवर 1600 square kilometer of forest land has been cleared for industrial और infrastructure projects। बोल रहे हैं पिछले एक दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों में, डेकेड क्या होता है 10 ईयर्स का, ठीक है, पिछले 10 सालों में 1600 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट लैंड जो है वो साफ कर दिया गया है। किसके लिए? यानी कि इतने ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट उखाड़ दिए गए हैं, पेड़ पौधे काट दिए गए हैं इंडस्ट्रीज़ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, However, the government has also initiated various afforestation programs, including the compensatory afforestation program। बोल रहे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेड़ लगाने वाले प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा जंगल उगाओ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल हटा दिया, और एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा लगाना। तो एफॉरेस्टेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, जिसमें कि एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी शामिल है। द इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर एंड ICIG हाईलाइट्स द नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट। बोल रहे इस न्यूज़पेपर की एंड ICIG की जो हाईलाइट्स हैं उनमें ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि जब गवर्नमेंट मैपिंग करती है प्रोजेक्ट्स की, फॉरेस्ट की। द कंट्री नीड्स टू इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर बाय 25 मिलियन हेक्टेयर्स इन द नेक्स्ट 7 years टू अचीव इट्स क्लाइमेट गोल। तो हमारे देश को अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो 25 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना पड़ेगा अगले 7 सालों में, अगर हमें अपना क्लाइमेट, जो हम, आपको पता है ना, जो मीटिंग हुई है इसकी पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर जो मीटिंग चल रही है, उनमें हमने ये डिक्लेयर करा है कि 2015 तक हम कार्बन इतना कंटेंट इतना कम कर देंगे, फिर उसके बाद 2050 तक हम पूरा ग्रीन एनर्जी में आ जाएंगे। तो वो हमारे क्या है, क्लाइमेट गोल्स हैं, ठीक है। उनको अगर हमने अचीव करना है तो हमें अगले 7 सालों में 25 मिलियन हेक्टेयर्स तक का फॉरेस्ट कवर करना होगा। द कैप्स प्लांटेशन सेंटर approach has led to afforestation in discontinuous patches। बोल रहे कैप क्या हो गया,
कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है उसका जो प्लांटेशन सेंटर अप्रोच है वो क्या है, वो एफॉरेस्टेशन कर तो रहा है लेकिन डिसकंटिन्यूस पैचेस में, जैसे कि इतना एरिया आपने कवर करना है तो उसमें थोड़ा यहाँ कर दिया, थोड़ा यहाँ कर दिया, थोड़ा यहाँ कर दिया, थोड़ा मतलब कोई सिमेट्री से नहीं, ऐसा नहीं कि इतना हमने कवर कर दिया, ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, ऐसे पैचेस में चल रहा है। ठीक है, अब देखो पहला इन द लास्ट डेकेड, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमने पिछले 1 दशक में इतना फॉरेस्ट एरिया साफ कर दिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन में देखो सबसे पहले या तो सी दिया हुआ है या फिर ए ये दिया हुआ है। अब सी, द इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर, अब ये बोल रहे हैं कि इस न्यूज़पेपर की, अब दिस न्यूज़पेपर यानी कि कोई ऐसा है न्यूज़पेपर जिसकी पहले ही चर्चा हो रखी है। ठीक है, तो यानी कि ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता, तो ये तो कट हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब बचे बाकी के ये तीनों, ठीक है, तीनों में ए है फर्स्ट, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ए हो गया। However, the government has also initiated the various afforestation programs, ठीक है, ये भी नहीं है द कंट्री। हाँ, अब ये देखो बात हुई इतने की कि इतना काट दिया गया, अब हमारी ज़रूरत क्या है, 25 मिलियन हेक्टेयर्स अगले 7 सालों में अगर हम अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना है। ये हो गया सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हमने काटने की बात करी, अब हम अपने गोल्स की बात करें। हमने भूमिका बांधी कि इतना खाया, इतना काट दिया गया था, अब हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा मुख्य कंसर्न क्या है। ओके, डी हो गया, यानी कि अब देखो बी ऑप्शन देखो, ए बी है सेकंड, अब बी हमारा सेकंड नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गए ये दोनों, सी और डी, इन दोनों में डी सेकंड आ रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आएगा द कंट्री नीड्स टू इंक्रीज, ये हो गया। अब उसके बाद में हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड वेरियस एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कॉम्पनसेटरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिक्र हो रहा है एक नई चीज़ का। ठीक है, अब हमारे पास बच गए सी, ई और बी। अब इसमें भी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है, लेकिन इसके बारे में पहले बताया गया है, तो पहले कहाँ बताया गया है, यहाँ बताया गया है। ठीक है, यानी कि बी इज द थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप देखो ए डी बी यहाँ पे फॉलो हो रहा है डी में, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में ई फिट होता है इसमें कि द कैप्स प्लांटेशन सेंटर्ड अप्रोच एफॉरेस्टेशन डिसकंटिन्यूस पैशन। अब द इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर एंड द ICIG हाईलाइट नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है ए डी बी ई सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Forest Survey of India's state of forest reports have shown a consistent increase in India's forest। अब ये फिर से एक और पैसेज यही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कोई आई है। ठीक है, किसकी रिपोर्ट आई है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। इसकी कौन सी रिपोर्ट आई है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। इसमें क्या दिखा गया है? हैव शोन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन इंडियाज़ फॉरेस्ट, की बढ़ोतरी हुई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है इंडिया के फॉरेस्ट में। ठीक है, an investigation by this newspaper and ICIG revealed the questionable classification of several non-forest areas as forests in official maps। बोल रहे हैं कि जब हमारे न्यूज़पेपर ने और ICIG ने छानबीन करी तो ये पता चला कि बड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा ही प्रश्न, अभी उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं क्योंकि कहाँ पे? उन नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में एज फॉरेस्ट इन ऑफिशियल मैप, कि कुछ नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको भी फॉरेस्ट बताया गया है ऑफिशियल मैप्स में। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्रश्नवाचक एक सवाल, मतलब इसके ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि मैप के अंदर ये एरिया जहाँ पे शायद हो सकता है किसी का मकान बना हो, इसको भी फॉरेस्ट डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है,
The increased area under plantation has led to the loss of good forest in the past 3 decades. बोल रहे हैं जो अंडर प्लांटेशन का एरिया है वो बढ़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे फॉरेस्ट जो थे वो पिछले 3 दशकों में ख़त्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, ठीक है. द गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट अ मोर ट्रांसपेरेंट अप्रोच इन मैपिंग द कंट्रीज फॉरेस्ट. बोल रहे हैं गवर्नमेंट को एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी जब वो कंट्री के फॉरेस्ट को मैप करें. However, these reports are not entirely indicative of ecological health. और बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारे जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसकी हेल्थ को सीधे तौर पर इंडिकेट नहीं करते, यानी कि एकदम सही सही उसका अंदाज़ा नहीं देते हैं, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, उसी के बेसिस पे आगे की चर्चा हो रही है, ठीक है. तो सबसे पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है. ओके, इसके बाद जो ये रिपोर्ट है ये पूरा इंडिकेटिव नहीं है हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ का, ठीक है. इन्होंने बात करी कि फॉरेस्ट बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, लेकिन जो ये रिपोर्ट है ये एकदम सही अंदाज़ा नहीं देती. ई इज़ सेकेंड, ठीक है. अब देखो ए और ई साइमल्टेनियसली कहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं, यानी कि हमने ऑप्शन ए को ही पकड़ना है. उसके बाद में द इंक्रीज्ड एरिया अंडर प्लांटेशन हैज़ लेड टू लॉस ऑफ गुड फॉरेस्ट इन द पास्ट 3 डेकेड्स. बोल रहे हैं जो इंक्रीज्ड एरिया है, यानी कि कौन सा इंक्रीज, जो यहाँ पे चर्चा की गई कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, ठीक है. अब वो फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, तो यानी कि ये एरिया किसके अंडर में, अंडर प्लांटेशन में है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फॉरेस्ट जो है वो कम हो गए पिछले 3 दशकों में, ठीक है. तो सी इज़ द करेक्ट, सी ए ई सी, थर्ड सी है. इसके बाद में an investigation by this newspaper and ICJ revealed the questionable classification of several non-forest areas as forest in official maps. ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर ने और ICIG की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि काफ़ी सारा जो नॉन फॉरेस्ट एरिया था उसको भी फॉरेस्ट एरिया की तरह मैप कर रखा है. ओके, तो ये हो गया 4th एंड इसके बाद डी इज़ 5th, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एलिमिनेट करते चलना, जो आपके जैसे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ बन गया है ना, और आप ऑप्शन में देख रहे हो कि हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो, तो उसी को पकड़ लो. अगर 2 है तो फिर उन दोनों को पकड़ लो, उसके बाद में सेकंड बनाते चलो, तो बाकी 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे. फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इज क्रिटिकल टू इंडियाज क्लाइमेट गोल्स एंड द कंट्री हैज़ कमिटेड टू क्रिएटिंग an additional sink of 2.5 billion to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent. ठीक है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमारे देश ने एक कमिटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, कितना, 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स, ठीक है. यानी कि कैसे कम करेंगे कि इतना अगर टन कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके इक्विवेलेंट हम प्लांटेशन करेंगे. Okay, the government's reluctance to reveal granular data on the country's forest cover means that anomalies rarely come to light. मतलब गवर्नमेंट का जो व्यवहार है, ठीक है, जो उनने एकदम बारीक डेटा जो है वो रिवील करा, ठीक है, बताया जनता को, उसमें उनका जो व्यवहार था कि हम नहीं बता पा रहे, ठीक है, उससे ये चीज़ सामने आ गई कि जो बारीकियां हैं यानी कि जो कमियां हैं वो हमेशा सामने नहीं आती, वो पीछे छुपी रह जाती हैं, ठीक है. कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हैज़ लेड टू एफॉरेस्टेशन इन डिसकंटिन्यूअस पैचेस. बोल रहे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की वजह से जो एफॉरेस्टेशन हुई वो पैचेस में हुई, ठीक है, छोटे छोटे पैचेस की वजह से हुई. which are far from dense forest they are meant to replace. और ये जो अब देखो फॉरेस्ट होता था
इस तरीके का फॉरेस्ट होता था। अब इसकी बजाय में ऐसे ऐसे अगर आपने पैचेस पैचेस में थोड़े थोड़े प्लांटेशन करी, तो क्या ये प्लांटेशन इस प्लांटेशन जो पहले का फॉरेस्ट था इसको कवर कर पा रही है? नहीं कर पा रही ना, उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, the investigation shows that large sums of money deposited in the afforestation fund are laying unused। बोले हमारी छानबीन में ये भी पता चला है कि जो भारी मात्रा में पैसा जमा किया गया एफॉरेस्टेशन फंड के अंदर, वो भी अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। However, the area under plantation has gone up and country has consistently lost good forest in past 3 decades। बोल रहे लेकिन प्लांटेशन का, अंडर प्लांटेशन का एरिया बढ़ गया है, और जिसका मतलब सीधा मतलब यही है कि पिछले 3 दशकों में हमारा जो अच्छा गुड फॉरेस्ट कवर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या बनता है। सबसे पहला तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इज़ क्रिटिकल टू इंडियाज़ क्लाइमेट गोल, यही आ जाएगा फर्स्ट ए। ठीक है, उसके बाद कि इंडिया जो ये हाउएवर द एरिया अंडर प्लांटेशन तो बड़ा है, लेकिन कंसिस्टेंट हमने गुड फॉरेस्ट लूज़ किया है। ठीक है, सेकंड ये आ जाएगा। थर्ड आएगा कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन प्रोग्राम की जो बात करी है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की बात करी है। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड। इसके बाद में फोर्थ आ जाएगा जो हमारा है द इन्वेस्टिगेशन शोज। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो डिपॉजिट में ही पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा थर्ड फोर्थ, एंड बी इज़ द फिफ्थ। ठीक है, तो कहाँ आ रहा है? ए ई सी डी बी, ए ई सी डी बी, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Spot the error in given sentence. Mammoths were a species of elephants who lived millions of years ago but are now extinct. Mammoths ऐसी एलिफेंट की ऐसी स्पीशीज़ है जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो रहते थे पर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब आपको पता है हु यूज़ होता है जब हम बात करते हैं गॉड्स की या फिर पर्सन की। ठीक है, अगर हम किसी हाइपोथेटिकल चीज़ की, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो यूज़ होता है दैट। ठीक है, या फिर कॉमन नाउन की बात करें तो होता है यूज़ दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट। हु की जगह क्या आएगा? दैट। द सिंक इज सो डर्टी दैट वन नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव टू क्लीनिंग इट। अब देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू क्लीन इट, नॉट टू क्लीनिंग इट, या तो फिर होता फॉर क्लीनिंग इट। ठीक है, टू के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? एरर। ऑप्शन डी में एरर है और यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select most appropriate options to fill in each blank. ठीक है, फिलर्स का क्वेश्चन है। पहला देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 इज बिल्ट ऑन फाउंडेशनल डैश ऑफ इक्विटी, एसेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बिल पास हुआ है, आपको पता है पॉलिसी बनी है 2020 में, तो ये किसके ऊपर बनी है? इसके जो फाउंडेशन है। ठीक है, अब फाउंडेशन या तो स्टोन होता है, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन होता है, या फिर पिलर होता है। ठीक है, फाउंडेशन के पिलर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? फाउंडेशनल पिलर्स। ठीक है, खंबे खड़े हैं 4, हम बोलते हैं ना हमारे डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वो क्या हैं, वैसे ही इस एजुकेशन पॉलिसी के जो पिलर्स हैं वो है इक्विटी यानी बराबरी, एसेस यानी कि सबका अधिकार, क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी यानी कि सब मतलब कम कीमत में ले सकें। ओके, ये इसके पिलर्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। द पॉलिसी इज अ डैश फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन।
ये जो पॉलिसी है ये ऐसा फ्रेमवर्क है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का, एलिमेंट्री से हायर एजुकेशन तक का पूरा विस्तृत जानकारी देता है। अब क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, डिटेल्ड होगा, डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। ओके, तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा। इट ऑल्सो डिस्कसेस द डैश एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये स्कोप भी डिस्कस करता है और इसकी शायद विविधता है उसको भी डिस्कस करता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी स्कोप क्या है, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू डैश इंडिया इन अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड मेक द कंट्री अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। बोल रहे हैं इसका मुख्य कारण ये है कि इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की तरह पेश करे, उभार के लाए, ठीक है, या फिर एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की तरह खड़ा करके दिखाए सबके सामने ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ मोर डैश फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन टू इट्स यूथ। ठीक है, अभी किस तरीके की होगी ये कुछ इसके क्वालिटीज़ बताती कि फ्लेक्सिबल है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, तो एक कोई क्वालिटीज़ की और होगी। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन फाउंडेशनल पिलर्स, एम्स, कॉलम, पोस्ट। ऑब्वियसली पिलर्स हमने तो ये करने से पहले ही बता दिया था कि फाउंडेशनल पिलर्स हैं इसके, इक्विटी, एसेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। The policy is a dash framework of India's education system from elementary to higher education. Inclusive framework है, यानी कि सब कुछ इंक्लूड करके चलता है। Comprehensive framework है, ठीक है, यानी कि बड़ा ही विस्तृत फ्रेमवर्क है। Absolute है, यानी कि फाइनल है। Exclusionary है, ठीक है, तो ऑप्शन है बी, Comprehensive framework। थर्ड है इट ऑल्सो डिस्कसेस द डैश एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का फिगर डिस्कस करता है और स्कोप, प्रोफाइल या स्कोप डिस्कस करता है, शेप या आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या होता है, जैसे मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसकी ज़रूरत उसका पहले फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में होगा, ये मैंने आउटलाइन बता दी, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, फिर सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर दोनों में होगा। ठीक है, तो ये मैंने उसका बता दिया, आउटलाइन कर दिया कि इस टाइम पे होगा। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्या इसका स्कोप है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के सेशंस इस टाइम पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्या स्कोप है, दोनों चीज़ें हाईलाइट करिए। तो आउटलाइन एंड स्कोप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। द ऑब्जेक्टिव इज टू डैश इंडिया in a vibrant knowledge society and make the country a global knowledge superpower by providing a more क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया इसका, जो ये पॉलिसी बनी है इसका, रेनोवेट करना, यानी कि इंडिया को न्यूनतम बनाना, दोबारा से रेनोवेट करना कि एक नॉलेज सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा, ट्रांसग्रेस करना। ट्रांसग्रेंस का मतलब होता है कि लिमिट्स के परे लेकर जाना, ठीक है, तो इंडिया को उसके जो वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की लिमिट्स के परे लेकर जाना, तो ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। ट्रांसफॉर्म करना, यस, ऑब्वियसली इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के तौर पर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइडिंग अ मोर एटॉमिस्टिक, डेटेड, हॉलिस्टिक या टोटल। एटॉमिस्टिक मतलब वो स्टडी जिसमें हम एटम्स की या फिर एकदम बारीक चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेल्स वगैरह है ना, बिल्कुल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए उसके, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डेटेड आपको पता ही है, डेट्स के बारे में। हॉलिस्टिक यानी कि इन टोटल, कंप्लीट। ठीक है, तो ये स्टडी क्या है, ये जो कंट्री ग्लोबल सुपर पावर, इसको क्या मिलेगा ज़्यादा, हॉलिस्टिक
फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मिलेगी हमारे युवाओं को, ठीक है। हॉलिस्टिक इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और इसका ऑडियो भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। आई होप आपको अब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।